हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज बेटा सेट 1 प्रैक्टिस करवाएंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो जितने भी क्लास 12 में आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे सभी के साथ शेयर करें ताकि सेट का सभी लोग लाभ उठा सके। क्लियर है? तो चलिए आज सेट 1 प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। जितने भी आज टोटल 10 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। टोटल ये 3 सेट में आपको मिलेगा सेट 1 को, मतलब हम 3 वीडियोज़ में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा सेट 1 का। तो देखिए क्या है सेट 1 में, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपको पहले ये मैं बता देता हूँ क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे, बाकी बात सभी सेट में इसी तरह से सभी सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो ये इतना जान लो, जितने भी टोटल आपका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और 1.5 घंटे में ही आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के मिलेंगे, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं काटा जाएगा आपसे, इसलिए आप बिंदास रहें। जो आता है तो भी मारे, नहीं आता है तो भी मार दें। क्लियर है? छोड़ के नहीं आना है। क्लियर है ना? शायद आपका तुक्का भी काम कर जाए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे पहली सबसे बड़ी बात है कि आपको नेगेटिव नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जो चौथा पॉइंट आपका लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे 12th क्लास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। बेटा आपका अगर कोई जो भी टीचर्स के पास पढ़े होंगे, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो अच्छी बात है, बट मैं यहाँ पे एक एक एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना, कि करना क्या है आपको। मैं समझो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो कैट हो आपको सेट प्रैक्टिस हो जाएंगे, वो समझिए सभी सेट के लिए काम करेगा। क्लियर है? अगर कोई डोमेन पूछा है तो मैं रेंज का भी बता दूंगा कि रेंज अगर कोई पूछता तो क्या आंसर में होता, मतलब फुल डिस्कशन होगा। क्लियर है ना, प्रत्येक क्वेश्चन का। इसलिए इस वीडियो पे लगातार बने रहे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपको कितने क्वेश्चन क्लियरिटी मिलेंगे ये आप भी नहीं जान सकते हो। क्लियर है? इसलिए आप पहले 10 वीडियोस को, पहले 10 क्वेश्चंस को आप देखें, तब फिर आप निर्णय लेना है कि अगला वीडियो देखना है या नहीं देखना है, राइट। उसके बाद आपकी मर्जी, है ना। और जाते जाते जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े आपको, राइट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन। अब बेटा एन क्या है, तो एन हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है। कैसा बेटा? आपका नेचुरल नंबर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर बेटा आपका कैसा होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन हमें कैसा डिफाइन करना है? आर डिफाइन करना है। एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए और x + 2y = 8 होना चाहिए। मतलब सर एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इसी से कोई नंबर उठाना है, 2 ठो, और दोनों नंबर को ऐसा यहाँ पे अरेंज करेंगे जो दोनों जोड़ने पे कितना आ जाए? 8 हो जाए, ठीक है। अब वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर का ही दोनों नंबर आना चाहिए, और दोनों को जब हम वहाँ बैठाएंगे जो दिया हुआ डिफाइंड है उसमें हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो मान लो हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं, और जो भी रिलेशन लिखा जाता है एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। अगर आप नहीं है, नए हैं, ठीक है, तो खैर मैं रिलेशन का नहीं डाल पाया हूँ, बट वैसा होगा तो डाल दूंगा। फिलहाल आप यहाँ से समझिए रिलेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ें हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। यानी ऐसा कोई रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे भाई A, B। इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं, जहाँ ए सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो है वो आपका बी का एलिमेंट होता है, और जो भी ऑर्डर पेयर लिखा जाता है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होता है। क्लियर है ना? इसलिए यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिलेशन कैसा डिफाइन करता हूँ। अगर मान लो एक्स की जगह मैं 1 बैठाता हूँ, तो वैसा वाई की जगह हम कोई भी एलिमेंट नहीं बैठा पाएंगे जो 8 आ जाए। मान लो कि एक्स का मान 1 बैठाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बैठाना किस पे है? x + 2y = 8 लाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि x + 2y बराबर कितना लाना है? आपको 8 लाना है। तो तुम y को ही पहले बैठाते जाओ, यानी सेकेंड एलिमेंट बैठाओ, फर्स्ट लग खुद ब खुद मिलेगा। अगर मान लो कि हम y का मान 1 बैठा देते हैं, y का मान कितना बैठाते हैं बेटा? 1 बैठाते हैं, तो बताओ x हमें कितना बैठाना पड़ेगा? y का मान, ध्यान से सुनना, y का मान अगर हम 1 बैठा रहा हूं तो आप ही लोग बताओ कि x का मान कितना बैठाऊं जो जोड़ने पे 8 आ जाए। क्योंकि y का मान 1 बैठाएंगे तो 1 × 2 हो जाएगा। अब प्लस तुम ही बताओ 8 करने के लिए हमें कितना x का मान बैठाना होगा, सो बताओ। क्योंकि y की जगह 1 बैठ चुका है, ठीक है ना। तो बोला सर 2 तो हो गया, 6 हमें और चाहिए 8 करने के लिए, तो बोलो बेटा बेटा बैठा दो 6। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान अगर मैं 6 बैठाऊंगा और y का मान 1 बैठाऊंगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए पहला ऑर्डर समझ में आ गया। दूसरी ऑर्डर का बात करता हूँ। दूसरा ऑर्डर में देखिए, दूसरा ऑर्डर में करना क्या है। मान लो कि y का मान, मान लो मैं 3 बैठा रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 6, ठीक है ना। 2 3 जाए कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब 6 होने के बाद x का मान कितना दूं? जो 8 आएगा, तो 6 में 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 2 3 मिल गया, ठीक है। अगला ऑर्डर में आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास y का मान बैठा देता हूँ, कितना बैठा दूँ? मान लो 2 बैठा देता हूँ, ठीक है ना। x का मान कितना बैठा देता हूँ? 2, सॉरी y का मान। तो अगर मैं y का मान 2 बैठा रहा हूँ तो देखो क्या करना होगा, बताओ x कितना बैठाना पड़ेगा? क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 यानी 4 घटेगा तो हो जाएगा कितना? 8।
तो यहाँ पे 4 और 2 हो जाएगा। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर और नहीं है जो आप बैठा के देख सकते हैं। आप अगर 8 ला सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आएगा नहीं, इस बात को समझें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इसका डोमेन और रेंज होता क्या है, क्योंकि आपसे तो सिर्फ डोमेन पूछा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें फाइंड करने सिखा दूंगा कि डोमेन रेंज कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं 6, 2 और 4, इसको आप थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब 2 है, 4 है, ठीक है, 6 है, ये सभी हमारे डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? आपका डोमेन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सर जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाँ, जितने भी ऑर्डर लिखा गया है ना एक्स वाई के रूप में, तो जो पहला एलिमेंट होता है एक्स के जगह, वो सभी जितने भी है वो डोमेन हो जाता है इस रिलेशन का, ठीक है। तो सर रेंज क्या होता है? बोले रेंज होता है जो सेकेंड एलिमेंट बच गया। सेकेंड एलिमेंट में क्या क्या बच गया है? 1 बच गया है, 3 बच गया है और 2 बच गया, राइट। तो 1 और 3 ये हमारा कहलाता रेंज। अब सवाल में जो चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। सवाल में पूछा जा रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड x + 2y = 8 द डोमेन ऑन ऑफ आर, यानी इसका इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा उसको आपको बताना है। तो डोमेन में मैंने अभी क्या क्या डिफाइन किया बेटा आपका? बोले 2, 4, 6, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया 2, 4, 6, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि रेंज फाइंड करो बेटा, क्या फाइंड करो आप? रेंज फाइंड करो, ठीक है ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको कितना लिखना पड़ता है आंसर में? यहाँ पे 1, 3, 2। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ें दो सेट दिया रहेगा, दोनों सेट से अगर रिलेशन डिफाइन करने पूछेगा कंडीशन के अनुसार, ताकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए काम करें, ठीक है ना, तब आप ऐसा सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें बारीकी से समझना है कि पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है और सेकेंड वाले एलिमेंट जितने भी होंगे वो आपका रेंज होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इससे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। एक तो हुआ आपका डोमेन और दूसरा हुआ रेंज। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको उसको ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, स्टेटमेंट बेस है ना, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। कहते हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। एक प्लेन है, प्लेन पे जितने भी लाइन है, इस तरह का लाइन का सभी एक समूह है जिसको सेट एल कहा गया है, ठीक है। यानी एल एक प्रकार का समूह है, सेट है, जो एक प्लेन पे जितनी भी लाइन खींचे जा रहे हैं उन सभी लाइनों को मिला के एक सेट बनाया गया जिसको एल कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इस एल में क्या कहता है कि आर बी द रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है, डिफाइंड एज कि ऐसा रिलेशन डिफाइंड है खुद से बेटा कि L1 और L2, ठीक है ना, L1 एंड L2 ऐसा है जो L1 इज ए परपेंडिकुलर टू L2। यानी जो L1 लाइन होगा, ध्यान से सुनना, मान लो ये लाइन आपके पास L1 है, ठीक है, और ये लाइन आपके पास L2 है ना। अब एक दूसरे पे क्या है बेटा? आपका परपेंडिकुलर है, तो क्या बोल सकते हो कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और दूसरा केस में क्या बोल सकते हैं आप कि L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। अरे चूंकि L1 अगर परपेंडिकुलर, एक लाइन अगर दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन भी तो उस लाइन पर परपेंडिकुलर हुआ, तभी तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी रिलेशन में अगर इस तरह का मिल जाए कि A का B और B का A, तो ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं साइमेट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा? आपका साइमेट्रिक, ठीक है। तो सर इसमें तो 3 प्रकार की चीज़ें बोला गया है, एक रिफ्लेक्सिव का बात करता है, एक साइमेट्रिक का बात करता है, एक ट्रांजिटिव का बात करता है, ये है क्या माजरा? तो मैं एक एक चीज़ें समझाता हूँ, ध्यान से सुनते जाना बेटा। आपको साइमेट्रिक बात समझ में आया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो आल्सो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑफ L1, दैट मीन्स L1 L2 और L2 L1 दोनों तरफ से मिल गया, तो ये साइमेट्रिक हो गया। ये बात तो सही है। चलिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जिसे मैं पहले छोटी सी समझाता हूँ। अगर मान लो कोई सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ जिसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों का सेम एलिमेंट आना चाहिए। कहने का मतलब है 1 1, 2 2, 3 3, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि खुद का लाइन खुद पे परपेंडिकुलर कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। एक लाइन L1 है और वो अपने आप पे परपेंडिकुलर होगा? कभी नहीं होगा। तो कभी भी आपको आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। जब आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर नहीं मिलता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। क्लियर है? तीसरी बात आपको समझना है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, समझाता हूँ ट्रांजिटिव क्या। अगर कोई रिलेशन में आपको अगर A से B और B से A मिल गया है, तो ये ला इसका फर्स्ट और उसका सेकेंड,
तो ए से ए मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो रहा है? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर ए से बी ऑलरेडी किसी भी रिलेशन में अगर ए से बी मिल जाए और बी से ए मिल जाए तो दोनों का ये बीच वाला अंदर ला कट जाएगा और दोनों का इधर का फर्स्ट और उसका सेकंड दोनों एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन में आता है तो वो ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन अगर आपके पास सिमेट्रिक है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो ट्रांजिटिव होगा नहीं भी होगा। होगा तब जब जैसे यहाँ पे L1 का L2 मिला और L2 का L1 मिला तो आपके पास L1 का L1 मिलना चाहिए। L1 का क्या मिलना चाहिए? L1 मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि खुद का लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो चला आएगा आपका क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, कि क्योंकि ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना ट्रांजिटिव हुआ तो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शंस बी हो गया। क्लियर है? ऑप्शंस क्या हो गया बेटा? बी। तो बी नंबर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो ये सिर्फ आपका सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है बेटा। आपका फंक्शन क्या है आपको यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा। ठीक है ना? इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ का मतलब होता है कि ये आपसे ऐसा लिखा हुआ पूछेगा। एफ कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका उल्टा फंक्शन कैसा होगा उससे हम लोग निकालना पसंद करेंगे। ठीक है? अब देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है इस बात को समझना। ये समझिए सभी में रूल फॉलो करेगा। ठीक है ना? मैं इसका ऑप्शन दिखा दूंगा थर्ड में क्या क्या है, बट अभी आप सिर्फ ये समझे कि कोई एफ एक्स बराबर दिया रहता है, उस एफ एक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इस बात पे जोर दीजिए। ठीक है? तो पहला चीज़ क्या होता है, किसी भी इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोग उसको वाई मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं बेटा? वाई। जो भी एफ एक्स दिया रहेगा उतना बराबर को वाई मान लेना है। मतलब 4x अपॉन कितना दिया हुआ है? 3x प्लस 4। इसको क्या मान लेना है बेटा? आपको वाई मान लेना है। अब हम लोग ऐसा काम करेंगे जो पूरा जैसे भी x वाला टर्म दिख रहा है उस तरह का y नज़र आना चाहिए, और जहाँ सिर्फ y है वहाँ पे सिर्फ x नज़र आना चाहिए। मतलब x इन टर्म ऑफ y में आना चाहिए। मतलब अब x बराबर आएगा y के टर्म में। ठीक है ना? तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है। तो इधर जब मैं लाऊंगा तो हो जाएगा बेटा आपका 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक है? फिर मैं लिख सकता हूँ 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। ठीक है ना? जाहिर सी बात हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए कि करना क्या है। क्या दोनों से अगर देखा जाए तो x कॉमन आ सकता है? चलो मान लीजिए हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू इधर बच गया माइनस 4y। ठीक है? क्या यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा? बोला बिल्कुल सर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 3y होगा ना? देख रहे हैं आप, ही मैंने y पहले मान लेना है इन्वर्स याद करने के लिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ से आपको x एक जैसा फाइंड करना है, y वाला एक साइड सेपरेट करें। तो यही जो निकल गया ना x बराबर 4 बटा 4 माइनस 3y, ये इस फंक्शन का इन्वर्स कहलाया। ठीक है ना? क्या कहलाया? इन्वर्स कहलाया। तो सर ये तो बड़ा आसान है, पहले x के टर्म में दिया था तो मैंने y माना, अब मैंने y मान के x के टर्म में लाया जो कि y के रिलेशन में आया। क्लियर है ना? तो ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। अब सवाल आता है कि ये ऑप्शन कितना नंबर में जाएगा, तो उसको मैं देख लेता हूँ आपसे, है ना? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कितना में जाएगा। आपका 3 ऑप्शंस का जो दिया हुआ है 3 क्वेश्चन का A B C, है ना? तो यहाँ से मिलाइए कौन सा ऑप्शन बच गया। तो यहाँ देखिए 4 भी हो जाएगा इसमें क्योंकि यहाँ पे 4y माइनस से माइनस कटा था, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो x बराबर मैंने लाया आपका भाई कि x बराबर 4y अपॉन लाए थे 3 माइनस 4y। ठीक है ना? तो ये आपका ऑप्शन हो गया 4y, दो ऑप्शन में है बी और सी में, और 3 माइनस ये हो गया आपका सी। आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उल्टा कर देना है। कभी बार बार बोल रहा हूँ, जो उसको y मान लेना है y के टर्म में इन x टर्म में लाना है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं लेट द एफ एंड जी बी 1 ऑन्टो देन जी ऑफ एफ इज क्या होगा। ठीक है? एक ऐसा फंक्शन है
जो दो प्रकार का दो फंक्शन है और वो 1 1 ऑन 2 है, तो जी ऑफ एफ कैसा फंक्शन होगा इस बात को देखना है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों फंक्शन 1 1 ऑन 2, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, तो ये भी क्या होंगे 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही होंगे। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज़ें, आपका पहला ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट बेस है ना, क्लास में बताया जाता है। तो जो स्टेटमेंट बेस होगा वो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि अगर दो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका जी ऑफ एफ भी क्या होंगे 1 1 ऑन 2 ही फंक्शन होंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है लेट एफ ए फंक्शन आर टू आर एफ एक्स बराबर 3 - 4x है, तो एफ इज कैसा फंक्शन होगा 1 1 बट नॉट ऑन टो 1 1 एंड ऑन टो 1 1 और नन ऑफ दिस। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन है जो क्या है भाई, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपके पास 3 - 4x। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, मैं डिफाइन कर देता हूँ, रियल टू रियल नंबर में जाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए मान लीजिए कि x का, चूंकि रियल टू रियल है तो रियल टू रियल में जाएंगे तो ये भी रियल नंबर आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं 1 1 ऑन 2 होता है कि नहीं, अगर x का मान लीजिए कि सपोज करो कि -1 ले लेते हैं, तो बताओ y कितना देगा, 1 बैठाएंगे तो -1 देगा। ठीक है, x का मान लीजिए 0 बैठाते हैं तो y कितना देगा 3 देगा, क्योंकि एफ एक्स देगा ना, इधर एफ एक्स का मान होता है और इधर x का मान होता है, ये बात समझना। ठीक है ना, यहाँ फंक्शन डिफाइन है, अगर x का मान लीजिए आपके पास 1 है तो y हमें कितना एफ एक्स कितना देगा, तो x का 1 बेटा ये 4 - 1 माइनस यानी आपका 1 देगा। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए मैंने -1 बिठाया तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, -1 शुरू में बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -1 का इमेज 7 मिल गया, 0 का इमेज 3 मिल गया, 1 का इमेज -1 मिल गया। यानी इधर भी आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल है, क्या 0 आएगा कभी रियल नंबर का, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है ना, 1 1 देखो अलग अलग तो मिलेंगे, 1 1 फंक्शन हो जाएंगे बट ऑन टू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ध्यान से सुनना। ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि इसमें आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। हाँ मिल सकता है, 3/4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 3 - 3 0 अच्छा आ जाएगा। तो ये आपका 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, सी नंबर मान लीजिएगा। ठीक है ना, सी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या होता है कि इधर का जितना भी इमेज बना रहे हैं एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, साथ में एक एक एलिमेंट एक के साथ ही उसका इमेज बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 0 और 1 का कोई एक ही ठो इमेज बन जाए तो वो मिनी 1 हो जाएगा, ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए 1 1 के साथ, और कोई भी एलिमेंट बी वाला, मतलब इसमें नहीं बचना चाहिए, अगर ए से बी जा रहा है तो बी ला नहीं बचना चाहिए। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, नंबर 6 में आते हैं ना। अब नंबर 6 में क्या है उसको समझते हैं। नंबर 6 कहता है एफ एक्स बराबर x - 1/x+1 देन एफ ए 1 इज इक्वल टू क्या होगा। लो बड़ा सिंपल है भाई, अब बताओ भाई एफ एक्स बराबर दे दिया मैंने x - 1/x+1। अब f1 पे बात करना है, यानी x का कितना बिठाना है 1, तो 1 - 1 1 + 1 बोले तो 0/2, और 0 में कोई चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर। ये देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, तो 6 क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन से पूछा जाएगा जो कि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कभी भी साइन इनवर्स जो रहेगा, अगर साइन इनवर्स अगर पूछा जाए तो ये क्लॉज इंटरवल बताया था ना, अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो इसका जो डोमेन डिफाइंड सॉरी रेंज जो डिफाइंड होता है वो क्लॉज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, मतलब ये आपका यानी इक्वल भी होगा साथ में उसके अंदर वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कॉस इनवर्स x बराबर भी y रहता तो ये हो जाता, यानी ये आपका क्या क्या पॉसिबल है बेटा आपका यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है आपका कॉस इनवर्स x भी पॉसिबल है, साइन इनवर्स x भी पॉसिबल है, बी नंबर सी नंबर। हाँ अगर ये आपसे डी पूछा जाता तो डी में यहाँ क्या होना चाहिए था tan इनवर्स x होना चाहिए था। अगर आपसे पूछा जाएगा tan इनवर्स x तो सिर्फ इक्वल हटा देना, -π/2 से π/2 माना। ये ला सॉरी हाँ, यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है इसको नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा ए आपका नंबर ए में। ठीक है, ए नंबर रहेगा कॉस इनवर्स का, 0 से पाई होता है। हाँ, और अगर लेस देन हटा दिए तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला कॉस इनवर्स है, दूसरा सेकंड वाला कॉट इनवर्स, सी वाला आपका साइन इनवर्स और डी वाला आपका tan इनवर्स। अगर ऐसा रहेगा तो ये आप कर लीजिएगा। समझिए यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है बेटा। आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको 90 तक टेबल याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यहाँ देखिए पहली बात ये समझिए कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो आप लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, तो लिख दीजिए पहले आप माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ समझिए कि tan कौन सा डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1 होता है, तो ये माइनस रहेगा। और tan इनवर्स 1 यानी 45 का वैल्यू होता है, तो 45 को क्या लिख सकते हैं? π/4, तो ये -π/4 हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपका -π/4 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए आप 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका? 9 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर ये चीज़ें आपको यहाँ पे 9 नंबर में ये समझाना है। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ बैक कर देता हूँ, इधर समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6। यहाँ देखिए एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स, लेकिन ये एक्स तब दिखेंगे जब ये एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to π में, इसका रेंज। अगर इसके अंदर में है तो डायरेक्ट मैं एक्स लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 13π/6, 13π/6 मतलब ये 0π का मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर 180, तो 0 180 के बीच में क्या ये आएगा? क्या कभी नहीं आएगा, क्योंकि 13π/6 का मतलब होता है बेटा, π/6 का मतलब 30, और 30 को 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 कितना, 30 और 13 से गुना करो, ठीक है ना। तो 33 39, 390 डिग्री क्या इसके अंदर में आएगा? कभी नहीं आएगा 0 और 180 के बीच में। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे वैसे ध्यान में रखना। तो जब भी अगर आपके पास 180 से एभव है तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। क्या मैं 13π/6 को मैं लिख सकता हूँ 2π + π/6? बोलो यस या नो, बोलिए यस या नो, लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि यहाँ देखो 6 एलसीएम लेंगे तो 12, 12 और 1 13, 13π/6 हो जाएगा। जैसे ही आप लिखिएगा तो इसमें आपको फार्मूला आ जाएगा रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है वो समझो। कॉस है, कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो याद रखना कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होता है बेटा आपका कॉस थीटा होता है, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे थीटा की जगह हो गया π/6 और 360 की जगह 2π, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 60 आपका 18 × 36, 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा cos π/6। क्लियर आता? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सिर्फ रिडक्शन का यहाँ पे फर्स्ट ईयर याद रखना। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारी फर्स्ट ईयर का प्ले लिस्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का, तो वो प्ले लिस्ट आप वॉच कर लें, आपको समझ में आ जाएगा रिडक्शन फार्मूला क्या है। अब आप क्या हो गया फार्मूला, है ना, क्योंकि अभी देखिए फार्मूला हम जस्ट बताए थे कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह हो गया मेरा π/6, तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका π/6 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका 9 का? π/6। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए 10 नंबर। 10 नंबर का मैं सीधे बता देता हूँ, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको चेंज करनी आनी चाहिए। तो यहाँ मैं अच्छे से एक समझा देता हूँ कि चेंज किया कैसे जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ बढ़िया से। अगर मान लो कि आपके पास यहाँ से सपोज किसी का भी देख लो, है ना, मान लो कि tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स, और इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1 है। अब यहाँ से आपको अगर मान लो साइन इनवर्स फाइंड करना है कि साइन इनवर्स क्या होगा, मान लीजिए कॉस इनवर्स फाइंड करना है क्या होगा, मान लीजिए कोटेन तो दिया है, कॉट इनवर्स फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो पहली बात फाइंड कैसे किया जाता है, इस तरह से आप किसी भी 10 क्लास में सीखे हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए फाइंड कैसे करना है, ये समझिए। अगर ये आपके पास tan इनवर्स एक्स बाई कुछ नहीं दिया है तो ये tan का क्या होता है p/b होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्राइंगल पढ़ा होंगे आप रूल, है ना। ये p है, ये b है, ये h है। तो p आपके पास x है, b आपके पास 1 है, h हमें फाइंड करना है। h फाइंड करने के लिए √p का स्क्वायर मतलब x² प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब x² प्लस 1 या 1 प्लस x² बने। अब यहीं से बात आपका स्टार्ट होता है। अगर आपसे यहाँ से tan इनवर्स से पूछा जाएगा तो जानते हैं साइन इनवर्स में क्या होता है, आपके पास p/h होता है, राइट। तो p का मान यहाँ कितना दिया था बेटा आपका x दिया था। अब यहाँ बताओ h का मान कितना हो गया, तो √1 प्लस x² हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही पूछा जाता कॉस इनवर्स में तो कॉस इनवर्स में क्या होता है b/h होता है, b का मान 1 है, h का मान √1 प्लस x² है। तो ये हो जाता कॉस इनवर्स में चेंज हो जाता। कॉट में तो tan का उल्टा कर देते तो 1/x हो जाता। सेक में हो जाता है h/b, तो कॉस वाला उल्टा होता है, कॉसेक में साइन वाला उल्टा हो जाता। समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ ना। तो क्वेश्चन में आप पहले ये समझिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या उस पर जोर कीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर साइन ऑफ
टेन इनवर्स, सॉरी पहले देख लेते हैं ना पूछा क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स दिया है, तो मैंने साइन टेन इनवर्स से चेंज करना भी जस्ट बता दिया हुआ था टेन इनवर्स एक्स। चूंकि अब दोनों चीज़ें अगर इस तरह से भी रहेगा ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ही जाके हम लोग एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग डाटा है, बाहर में साइन है अंदर में, तो याद रखना जो चीज़ें बाहर रहेगा वही चीज़ें हमें अंदर में चाहिए 100%। तो यहाँ देखो साइन अगर है तो हम टैन इनवर्स को साइन में चेंज करेंगे, तो टैन इनवर्स को अगर आप साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, अभी जस्ट बताए तो हो गया था आपका एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो इस फार्मूला से साइन हट जाएगा तो बचेगा क्या एक्स, तो ये कट गया, समझिए आपके पास बचा कोची, तो एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ ये ऑप्शन होगा वो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपके पास हो गया कि जहाँ पे यानी इसका आंसर आया एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं यानी 11वां नंबर क्वेश्चन में आपको मिलना चाहिए, तो देखता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन कौन है यहाँ पे। ये 11 नहीं है, 16 है। एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी, है ना। तो 10वां का क्या हो गया, डी, ठीक है ना। तो ये था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। तो 6 और नहीं आपसे पास उधर पूछा गया था 7 क्वेश्चन, और 7 के बाद इधर तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, 6 क्वेश्चन आपका रहेगा सेट एंड रिलेशन का, ठीक है। तो मैंने आज आपको रिलेशन और फंक्शन का बताया और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बताया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। 3 टॉपिक का मैंने आज बताया आपको, रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से टोटल 10 क्वेश्चन है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक मिलेंगे जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैट्रिक्स वाली क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको पूरी वीडियोस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप हमारा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7759035471, इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी सवाल है आप मन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।